हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द लिटरेरी गाय। और जैसा कि मैंने कहा था कि एम ए चपरम का जो लिटरेरी टर्म्स का जो बुक है वो मैं लाइन बाय लाइन कराऊंगा। तो पार्ट 1 में हम एलिगरी तक किए थे। तो उसके बाद इस वीडियो में हम एलिगरी से लेकर ए सीरीज़ का जितना भी लिटरेरी टर्म्स एंड थ्योरी है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पार्ट 1 में हम जो ए सीरीज़ का एलिगरी तक किए थे, तो चलिए पहले उसको देखते हैं। एलिटरेशन से शुरू करेंगे। चलिए, तो देखिए जो एलिटरेशन है, एलिटरेशन इज द रिपीटेशन ऑफ स्पीच साउंड इन अ सीक्वेंस ऑफ नियर बाय वर्ड्स। यूजुअली द टर्म इज अप्लाइड टू ओनली कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर कह रहा है कि एलिटरेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है, जो हम स्पीच में यूज़ करते हैं और जिसमें क्या होता है, उसमें जो कॉन्सोनेंट साउंड होता है, कॉन्सोनेंट साउंड शुरू में रिपीटेटेड होता है, ठीक है। जैसे सी, बी, डी, ये सब साउंड शुरू में क्या होगा, अप्लाई होगा। ओनली व्हेन द रिकरेंट साउंड इज मेड एम्फेटिक बिकॉज इट बिगिन्स अ वर्ड और स्ट्रेच सिलेबल विद इन अ वर्ड। In the Old English alliterative meter, alliteration is the principal organizing device। तो यहाँ पर एम ए चपरम कह रहे हैं कि जो ओल्ड इंग्लिश पोइट्री था, ओल्ड इंग्लिश पोइट्री लेकिन एलिटरेटिव था, मतलब उसमें बहुत सारा एलिटरेशन हमें देखने को मिलता था लेकिन अनराइम था। आप लोगों को पता है, अगर आप हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़े हुए हैं तो आप लोगों को मालूम होगा कि ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का जो मेन फीचर्स था पोइट्री का, वो था एलिटरेटिव इन नेचर बट इट इज़ अनराइम्ड। लेकिन एंग्लो नॉर्मन पीरियड जब स्टार्ट हुआ तो उसमें एलिटरेशन को हटा दिया गया, फिर उसके बाद राइम आ गया था, ठीक है। Okay, the verse is unrhymed. Each line is divided into two half line of the strong stress by a decisive pause. उसको सेजुरा कहा जाता था। At least one and usually both of the two stress syllable in the first half alliterative with the first stress syllable of the second half. सो फास्ट जो फर्स्ट हाफ एलिटरेटिव था विद द फर्स्ट स्ट्रेस लेवल ऑफ द सेकेंड हाफ का जो फर्स्ट हाफ था उसको स्ट्रेस किया जाता था। अ टाइप ऑफ वर्सिफिकेशन ऑफ वावल वाज कंसिडर्ड टू एलिटरेट टू एनी अदर वावल। अ नंबर ऑफ मिडिल इंग्लिश पोएम सच एज विलियम लैंगलैंड, पियर्स एंड प्लाउमैन, Sir Gawain and the Green Knight, both written in 14th century, continued to use this play of variation upon the old alliterative meter। तो मिडिल इंग्लिश जो पोएम था, जैसे क्या पायर्स ऑफ प्लाउमैन और सर गवाइन एंड द ग्रीन नाइट, इसमें भी हमें एलिटरेटिव मीटर देखने को मिलते थे। जैसे कि इन द ओपनिंग लाइन ऑफ पायर्स ऑफ प्लाउमैन देखिए, इन अ समर सीजन व्हेन सॉफ्ट वाज द सन। तो देखिए स स स स स ये रिपीट हो रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एलिटरेशन। In English versification, however, alliteration is used only for special syllables, stylistic effect such as to reinforce the meaning, to link related word or to provide tone, color or enhance palpability of enhanced words। तो words का जो इफेक्ट है उसको बढ़ाने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। An example of repetition of the s and th and v consonant in Shakespeare sonnet 30। देखिए, when to the session of sweet silent thought I summon up resembles things past, I sigh the lack of many things I shot। so ये th एंड श का साउंड का रिपीटेशन हो रहा है। देखिए एलिटरेशन के साथ और भी कुछ कुछ जो फिगर ऑफ स्पीच है उसको सेम ही है लेकिन स्लाइटली डिफरेंट है, जैसे कि कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट्स इज द रिपीटेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ टू और मोर कॉन्सोनेंट बट विद अ चेंज इन इंटरवेनिंग वावल, लिव, लव। तो देखिए इसमें लिव और लव, लीन एंड अलोन, तो इस जो जगह है वो चेंज हो जा रहा है। पीटर पैटर, इसको कहते हैं कॉन्सोनेंट। W.H. Auden's poem ओ वेयर आर यू गोइंग इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉन्सोनेंट्स। लेकिन मतलब कॉन्सोनेंट पीछे मिडिल में या फिर पीछे होगा, उसको कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। देन एजोनेंस, एजोनेंस इज द अपोजिशन ऑफ एलिटरेशन। एजोनेंस इज द रिपीटेशन ऑफ आइडेंटिकल भावल साउंड और सिमिलर भावल, especially
in stress syllable. In sequence of the nearby words, note to the recurrent long I in the opening of John Keats' Ode to a Grecian Aunt. Thou still unravished bride quietness, thou foster child silence and slow. तो देखिए यहाँ पर आई जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है बार बार. तो अगर वावल साउंड रिपीट हो तो उसको एसोनेंस कहा जाता है. अगर कंसोनेंट साउंड रिपीट हो तो उसको एलिटरेशन कहा जाता है. लेकिन पहले एलिटरेशन में हर वक्त जो कॉन्सोनेंट साउंड होगा वो पहले रिपीट होगा और जो कॉन्सोनेंट्स है वहाँ पर मिडिल में या फिर आखिरी में वो रिपीट होगा. चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं. तो जो नेक्स्ट है वो है एल्यूजन. एल्यूजन क्या है? एल्यूजन इज अ पासिंग रेफरेंस विदाउट एक्सप्लिसिट आइडेंटिफिकेशन. एल्यूजन मतलब एक रेफरेंस को खींचना होता है जो कि हमें एक स्पेसिफिक घटना को याद दिलाता है. ठीक है. टू अ लिटरेरी और हिस्टोरिकल पर्सन, एक हिस्टोरिकल पर्सन है और लिटरेरी पर्सन है, उसको हमें याद दिलाता है, उसको हमें रेफ़र करता है. और इवेंट, कुछ घटनाएं, हिस्टोरिकल घटनाएं, उसको हमें रेफ़र करता है. जैसा कि थॉमस नेस लिटनी इन टाइम प्लेग, ब्राइटनेस फॉल अपॉन द एयर, क्वींस हैव डाइड यंग एंड फेयर, डस्ट हैज क्लोज्ड हेवन आई. सो हेलेन्स आई. तो देखिए यहाँ पर जो हेलेन है, यहाँ पर हेलेन लिखा गया है, लेकिन ये जो हेलेन है, ये हेलेन किसको याद दिला रहा है? हेलेन ऑफ ट्रॉय को. तो अगर आप ऐसा वर्ड यूज़ करो जिसमें किसी हिस्टोरिकल पर्सन, किसी लिटरेरी फिगर या फिर कोई भी हो, कोई भी घटना हो, उसको अगर याद दिलाए तो उसको एल्यूजन कहा जाता है. जैसे कि आपका पर्सनल लाइफ में कुछ चल रहा है और आपको जो पोएम लिख रहे हैं उसमें उस घटना का मेंशन हो. सो दिस इज एल्यूजन. बट लेकिन ये आइडेंटिफाई नहीं करेगा. देखिए यहाँ पर जो हेलेन बोला गया है, हेलेन को आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, जस्ट हेलेन लिख दिया गया है. लेकिन इट्स ऑब्वियसली इट इज़ अ डायरेक्ट रेफरेंस टू हेलेन ऑफ ट्रॉय. जैसे कि आप अगर यूलिसिस पोएम पढ़े टेनिसन का, तो उसमें ग्रीक मिथोलॉजी का बहुत सारा एल्यूजन भरा पड़ा है. जैसे कि द वेस्टलैंड में भी बहुत सारा रेफरेंस भरा पड़ा है. शेक्सपियर फ्रेजिंग इन क्लियोपेट्रा, in Antony and Cleopatra, the bark she set like the burnished throne burned on the throne. So it is a reference kind of thing. Okay, so चलिए next page. तो यहाँ पर है ambiguity. ambiguity मतलब ambiguity is a ordinarily used ambiguity is applied to fault in style. ambiguity मतलब जब आपको कुछ समझ में नहीं आए, मतलब आप उस जगह से कोई मीनिंग डेराइव ना कर पाए. ठीक है. जैसा कि कोई लाइन हो लेकिन उसमें कोई मीनिंग नहीं हो तो उसको एम्बिगुअस कहा जाता है. जैसे कि अगर आप द गाइड पढ़े हो, द गाइड नोवेल, तो द गाइड नोवेल जैसा एंड हो रहा है तो मालूम नहीं पड़ रहा है कि एंड में क्या हो रहा है. सो उस तरह का जो जिसमें कोई मीनिंग ना हो, जो कोई अगर मीनिंग निकालना भी चाहे तो मीनिंग नहीं निकाल सके, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एम्बिगुइटी. देखिए, तो एम्बिगुइटी लिटरेरी क्रिटिसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो इन ऑर्डिनरी यूज एम्बिगुइटी इज अप्लाइड टू अ फॉल्ट इन स्टाइल. इट इज़ अ फॉल्ट, दैट इज द यूज ऑफ वेग और इक्विवोकल टर्म और एक्सप्रेशन. इक्विवोकल मतलब जिसमें दो तरह के मीनिंग निकलता हो, मतलब एक मीनिंग नहीं निकलता. जैसे कैट मतलब बिल्ली, लेकिन कैट मतलब अगर चूहा और बिल्ली दोनों हो तो उसको इक्विवोकल कहा जाता है, जिसमें से दो मीनिंग निकलता है. वेग मतलब अस्पष्ट, जिसमें स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है एक्सप्रेशन, दैट इज वांटेड प्रिसाइजेशन ऑफ पर्टिकुलरली ऑफ रेफरेंस. सिंस विलियम एमसन पब्लिश्ड 7 टाइप्स ऑफ एम्बिगुइटी. विलियम एमसन जो कि एक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म के पार्ट थे, तो उन्होंने एक किताब लिखा था 7 टाइप्स ऑफ एम्बिगुइटी. आप लोगों को ज़रूर पढ़ना चाहिए, 1930 में. सो उसमें वो 7 टाइप्स ऑफ एम्बिगुइटी की कहाँ लिटरेचर में एम्बिगुइटी आता है वो उसने मतलब एक्सप्रेस किया है और अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है. सो इट इज़ had been widely used in criticism to identify deliberative poetic device, the use of single word or expression to signify two or more distinct reference, to express two or more diverse attitude, feeling, multiple meaning. तो ये पोइट या फिर जो लिटरेरी फिगर है वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं ताकि 2 से अधिक मीनिंग निकल पाए. ठीक है.
इसको मल्टीपल मीनिंग या फिर प्लूरालिंग्विस्टिक्स आर ऑल्टरनेटिव टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज, दे हैव एडवांटेज ऑफ अवॉइडिंग पेजोरेटिव एसोसिएशन विद द वर्ड एम्बिग्विटी। अगर आप किसी को एम्बिग्विटी कर दो तो वो डायरेक्ट रेफरेंस नहीं जाता, अगर डायरेक्ट रेफरेंस नहीं जाएगा तो आपका ही मतलब लाभ है, क्योंकि जो लिटरेचर में डायरेक्ट कुछ नहीं बोला जाता है, सब कुछ मेटाफोरिक वे में बोला जाता है, ताकि जो जो मतलब समझने का जो तरीका है वो थोड़ा सा ब्रॉड हो, ठीक है। Who, when Shakespeare Cleopatra exciting and apes as to frenzy says, "Come, thou mortal wretch, with the sharp teeth, with not intrinsicate of life, at once untie poor venomous fool." तो सांप को poor venomous fool कहा जा रहा है, तो this is the place where ambiguity occurs. हाँ, स्पीच रिचली मल्टीपल सिग्निफिकेंट, सो उसमें जो स्पीच है वो बहुत ज़्यादा रिच है, ऑर्नामेंट है, और इसी तरह से एम्बिग्विटी शुरू होता है। जैसे एक टर्म यहाँ पर दिया गया है, पोर्टमेंटो वर्ड। पोर्टमेंटो वर्ड मतलब जो दो वर्ड मतलब ए स्पेशल टाइप ऑफ मल्टीपल मीनिंग इन कॉन्वेड बाय पोर्टमेंटो वर्ड। पोर्टमेंट डेजिग्नेट अ लार्ज सूटकेस दैट ओपन्स इनटू टू इक्वल compartment, introduced little criticism by Humpty Dumpty, तो लुइस कैरोल। तो इसको पोर्टमेंटो वर्ड कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पेज। तो फिनेगन्स वर्क में भी हमें पोर्टमेंटो वर्ड ज़्यादातर मिलते हैं। देन डिफरेंस एंड डिफरेंस जो कि जैक्स देरिडा का है, उसमें भी हमें देखने को मिलते हैं। फिर ओके, चलिए नेक्स्ट पेज। फिर हमें देखने को मिलते हैं एंटी हीरो। एंटी हीरो मतलब द चीप पर्सन इन मॉडर्न नोवेल और प्ले हुज कैरेक्टर इज वाइडली discrepant for that traditional protagonist, a hero, a serious literary work. Instead of manifesting largeness, dignity, power, or heroism, the anti-hero is petty, ignominious, passive, and clownish or dishonest. तो anti-hero मतलब हीरो का जो opposite है, ठीक है। ये दिस इज़ नॉट अ विलन बट इट इज़ अपोजिट ऑफ हीरो, एंड इट हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैसिव, क्लाउनिश, डिसऑनेस्ट टाइप ऑफ पर्सन। द यूज ऑफ नॉन हीरोइक प्रोटैगनिस्ट ऑकर एज अर्ली, जैसे कि डिफोज, मॉल फ्लैंडर, किंग्सले, मिस लकी जिम, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। चलिए नेक्स्ट, एंटीथेसिस। तो एंटीथेसिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच where we use two opposite ideas, a contrast or opposition in the meaning of contiguous phrases or clause that manifest parallelism, that is similar word order or structure in their syntax. An example is Alexander Pope's description of Atticus in Epistle to Arnulfo, willing to wound yet afraid to strike. So this is the perfect example of antithesis. willing to wound मतलब वो जख्म देना चाहता है, लेकिन येट एफ्रेड टू स्ट्राइक, लेकिन उसको मारने में, हिट करने में घबरा रहा है, तो इसको कहते हैं एंटीथेसिस। एंटीथेसिस इज लाइक यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइड वी फॉल। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ एंटीथेसिस, मतलब दो अपोजिट आइडिया को एक साथ लेकर आना विद द हेल्प ऑफ एन कॉन्जंक्शन, विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्जंक्शन। सो इसको एंटीथेसिस कहा जाता है। फिर आता है आर्केइज्म। सो आर्केइज्म इज अ टाइप ऑफ लिटरेरी वर्ड विच एक्सप्रेस, जो ओल्ड ऑब्सोलेट जो वर्ड है लिटरेचर का, उसको अगर आप ज़्यादातर यूज़ करोगे तो उसको कहा जाता है आर्केइज्म। तो आर्केइज्म हमें देखने को मिलता है द फेयरी क्वीन में, ओके। फिर मिल्टन, शेक्सपियर, लगभग हर एक पोइट इन हिज लाइफ टाइम यूजेज आर्काइक वर्ड। और इवन जब मॉडर्न लिटरेचर का कुछ भी लिखा जाता है तो उसमें भी आर्काइक फॉर्म यूज़ किया जाता है, क्योंकि आर्काइक यूज़ करने से एक जो ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टाइप का जो कनेक्शन है वो बैठता है। चलिए नेक्स्ट पेज। उसके बाद आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म है। तो ये एक क्रिटिसिज्म का एक चैप्टर है। देखिए आर्केटाइप मतलब इन द लिटरेरी क्रिटिसिज्म द टर्म आर्केटाइप्स denote the narrative design, pattern, action, character type, themes, images recur in wide variety of works literature as myths, dreams, and
सोशल रिचुअल। सो समझिए पहले आर्केटाइप क्रिटिसिज्म क्या है। तो आर्केटाइप क्रिटिसिज्म बोल रहा है कि जो लिटरेचर में जो बार बार जो इमेजेस रिपीट होते हैं उसको आर्केटाइप कहते हैं। जैसे का जो हीरो का जो कैरेक्टरिस्टिक है, तो हीरो का कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिया का लिटरेचर में भी जो है वेस्टर्न का लिटरेचर में वही है। मतलब फिगर ऑफ मदर इज ऑलवेज सेम, वेदर इट इज़ इंग्लैंड, वेदर इट इज़ इंडिया, वेदर इट इज़ अमेरिका, मदर विल बी मदर, ऑलवेज मदर। सो जब हम इस तरह का कुछ मतलब उसको कैटेगराइज कर देते हैं कि ये ऐसा ही होगा, और इस क्रिटिसिज्म ये भी कहता है कि जो हम लोग हैं हम भी किसी ना किसी कैरेक्टर का, ड्रीम का या फिर लिटरेचर का हम आर्केटाइप हैं। मतलब इतना सारा जो कैरेक्टर है मिथ में, पुराण में, वेद में, हम लोग उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप यूलिसिस पढ़ोगे जेम्स जॉयस का तो आपका जो ये कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। ठीक है, देखिए तो चलिए हम इसको पढ़ देते हैं। Myth, dreams, and even social ritual. Such recurrent items often claim to be result of elemental or universal pattern in the human psyche. जो आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म है वो कलेक्टिव साइकोलॉजी, और जो कलेक्टिव साइकोलॉजी उसमें मानती है कि जो ह्यूमन बींग का जो एक कलेक्टिव जो ये मतलब ह्यूमन साइकी है वो एक ही पैटर्न में घूमता है बार बार। एंड इम्पॉर्टेंट एंटीसीडेंट ऑफ द लिटरेरी हिस्ट्री आर्केटाइप वॉज द ट्रीटमेंट ऑफ myth by group of comparative archaeologists at Cambridge University. For example, जेम्स जी फ्रेजर, उन्होंने गोल्डन बाव लिखा था, तो गोल्डन बाव में भी हमें आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म का जो पैटर्न है उसको देखने को मिलता है। फिर कार्ल जी ज़्वांग, उन्होंने आर्केटाइप जो वर्ड था उसको यूज़ किया था, और उन्होंने कलेक्टिव साइकोलॉजी, कलेक्टिव अनकॉन्शियस का जो टर्म है वो उन्होंने दिया था। तो यही है, मतलब जो एक परमानेंट फिगर है उसको सेम रखना, बाकी थोड़ा मतलब चेंज कर देना। ठीक है, तो इसको आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म कहते हैं। और इसमें नॉर्थ ऑफ फ्राई का भी एक बुक है, अननेसेसरी हाइपोथेसिस, देन मॉड बॉटकिंस, आर्केटाइपल पैटर्न इन पोएट्री, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म है। इसको ये अगर ज़्यादा एक्सप्लेन करने बैठा हो तो पूरा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं स्किप करूँगा इसको। अगर आप चाहोगे तो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो हम ला सकते हैं। देन एटमोसफियर इज द इमोशनल टोन परवेडिंग सेक्शन और द होल ऑफ लिटरेरी वर्क। तो लिटरेरी वर्क का जो एनवायरनमेंट है उसको एटमोसफियर कहा जाता है, विच इज़ fosters in the reader's expectation as to course of the event, whether happy, terrifying, disastrous. Shakespeare established the tense, fearful atmosphere in the beginning of Hamlet. तो देखिए हर एक लिटरेरी फिगर जब कुछ लिटरेचर लिखता है या फिर कुछ लिटरेचर मतलब शुरू करता है तो उसका जो एनवायरनमेंट है वो उसको क्रिएट करता है। जैसे अगर आप मैकबेथ पढ़ोगे तो मैकबेथ में जो थ्री विचेस है वो पहले आती हैं, और थ्री विचेस का गाना चलता है, और वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है ताकि जो रीडर है और जो ऑडियंस है और जो स्पेक्टेटर है, जो देख रहे हैं जो लोग, तो उसका जो माइंड है वो उसमें फंस जाए। ठीक है, तो इसको एटमोसफियर कहते हैं। सो जैसे कि हार्ड इज नोबेल, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, या फिर क्रिस्टबल, या फिर राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट एटमोसफियर। और इसको टी.एस. एलियट ने भी बाद में कहा है कि जो ऑब्जेक्टिव एंड को रिलेटिव में, कि जब आप कुछ तरह का जो कुछ लिखते हैं तो आपको उस तरह का जो एनवायरनमेंट है उसको बनाना पड़ेगा, नहीं तो ऑडियंस को वो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, देन ऑथर्स एंड ऑथरशिप। तो ऑथर एंड ऑथरशिप ये भी बहुत ज़्यादा लंबा है, लेकिन मैं थोड़ा करके पढ़ देता हूँ। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑथर इन ऑर्डिनरी लिटरेरी कोर्स कैन बी समराइज्ड एज फॉलो। ऑथर्स आर इंडिविजुअल हु बाय देयर इंटेलेक्चुअल एंड इमेजिनेटिव पावर purposefully create the form their experience and reading literary history which is distinctively their own. तो ऑथर किसको कहते हैं? According to M.H. Abram, authors are those people who by their imaginative power create something out of their creativity. This is author. The work itself distinguished from the writing or printed text. तो जो उन्होंने लिखा, ठीक है, वो एक अलग पार्ट है, और जब उसको लिखा गया तब वो एक अलग पार्ट है। मतलब राइटर और ऑथर इज़ अ डिफरेंट थिंग, रिटन और ऑथरियल इज़ अ डिफरेंट थिंग।
ठीक है, तो वो दो अलग चीज़ें हैं. Then even he or she turns to write to publish or profit the text someone else, and insofar as the literary works turn out to be great, an original author who has composed the work that work deservedly accorded high cultural status and achieving lasting fame. तो लिखे कोई, लेकिन जो ऑथर है जिसका इमेजिनेशन से ये पैदा हुआ है उसको ज़्यादा क्रेडिट मिलेगा. जैसे फॉर एग्जांपल होमर, जो पोइट था होमर, तो उन्होंने इलियड और ओडिसी लिखा था, लेकिन होमर, एज यू नो, दैट ही इज़ अ ब्लाइंड मैन, सो हाउ कैन यू राइट द इलियड और ओडिसी. तो उन्होंने कुछ लेखकों को हायर किया था, उन्होंने लिखा था. तो उन्होंने लिखा नहीं था, लेकिन वो ऑथर थे. क्यों? क्योंकि उनका जो इमेजिनेटिव पावर है, ये एपिक उनकी वजह से, मतलब उनका इमेजिनेशन का ये फल है. जैसे कि और एक हम एग्जांपल देते हैं, जैसे महाभारत. तो महाभारत में जो ऑथर है वो है वेद व्यास और व्यासदेव. क्योंकि उनका जो इमेजिनेशन है उसके थ्रू ये स्टोरी लिखा गया. लेकिन उसको कौन लिखा? उसको लिखा था भगवान श्री गणेश ने, क्योंकि गणेश अपना एक दांत निकाल कर महाभारत लिखे थे, क्योंकि महाभारत को लिखने का कैपेसिटी सिर्फ उनमें ही था. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑथर एंड राइटर. ओके, देन सो इसका एक जो थ्योरी है इसको डिस्कस करती है, वो है पोस्ट स्ट्रक्चरल थ्योरीज. ठीक है, देन पोस्ट स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू दैट देयर इज़ नो ऑथर. एंड आप लोगों को ये की टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा, द डेथ ऑफ द ऑथर बाय रोला पार्क्स. उन्होंने कहा था कि ऑथर का डेथ होता है तभी जो राइटर है उसका वो पैदा होता है. फिर मिशेल फुको, व्हाट इज़ एन ऑथर, 1969. ओके, ये आप अंडरलाइन करके रखिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देन चलिए नेक्स्ट पेज. तो यहाँ पर पूरा जो थ्योरी है वो दिया गया है, लेकिन इसको हम नहीं करेंगे. तो अगर आप चाहे तो इसके ऊपर पूरा एक वीडियो हम ला सकते हैं अलग से. तो ये ख़त्म हो जाता है. तो दिस इज़ द बी सीरीज, सॉरी ए सीरीज ऑफ द ए सीरीज लास्ट पार्ट ऑफ द M.H. Abram book. So thank you so much for watching this video. If you liked it, then please like it, and please do consider to subscribe my channel. Thank you so much.